नमस्कार साथियों, CCI ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम भारत के भूगोल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम भारत की आकृति, भारत का क्षेत्रफल, विश्व में कौन सा स्थान है, भारत का सबसे बड़ा सबसे छोटा राज्य कौन सा है, इनके अलावा भारत की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति और इनके अलावा भारत की जो तटीय व जलीय सीमा का अध्ययन करेंगे। ध्यान रहे, सबसे पहले भारत की आकृति। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है, या पतंग के समान। किसके समान? पतंग के समान। स्ट्रेबो नाम करके एक विद्वान हुआ था, जिन्होंने भारत की आकृति कैसी बताई है? पतंग के समान बताई है। तो भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय या पतंग के समान है। उसके बाद में भारत का क्षेत्रफल। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किमी है। भारत का कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किमी है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, जिसमें विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। जिसमें विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। विश्व में 17.5% जनसंख्या निवास करती है। अब ध्यान दीजिएगा, अब अपने भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा राष्ट्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। ध्यान रहे, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, जिसमें विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। विश्व में भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इनके अलावा अगर हम बात करें कि भारत से 6 बड़े देश कौन से हैं, भारत से 6 बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से ध्यान रहे, इनको याद करने का एक आसान सा फॉर्मूला है। याद रखें, रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले रू का मतलब है रूस। रू का मतलब है रूस। क का मतलब है कनाडा। क का मतलब कनाडा। तीसरा चीन। चौथा अमेरिका। पांचवा ब्राजील और छठा ऑस्ट्रेलिया
और अपने 7वां जो बड़ा देश कौन सा है? भारत। अब इनकी राजधानी की बात करें तो रूस की जो राजधानी है इसका नाम है मॉस्को। रूस की राजधानी का नाम क्या है? मॉस्को। उसके बाद में कनाडा की राजधानी का नाम है ओटावा। कनाडा की राजधानी का नाम क्या है? ओटावा। चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग। चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग। अमेरिका की राजधानी का नाम है वॉशिंगटन डीसी। और अपने ब्राजील की राजधानी का नाम है ब्रासिलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है? कैनबरा। और आगे अपने भारत की जो राजधानी है उसका नाम है नई दिल्ली। भारत की राजधानी का नाम क्या है? नई दिल्ली। तो ध्यान रहे, भारत से जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े देश कौन से हैं? याद रखें, रुक चिन्ह अब आ भारत। अब रू का मतलब रूस जिसकी राजधानी मॉस्को, क का कनाडा राजधानी ओटावा, चीन राजधानी बीजिंग, अ का अमेरिका राजधानी वॉशिंगटन, ब का ब्रासीलिया राजधानी, आ का ऑस्ट्रेलिया राजधानी कैनबरा, भारत नई दिल्ली। 8वां सबसे जो बड़ा राष्ट्र है अर्जेंटीना है। 8वां सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है? अर्जेंटीना, जिसकी राजधानी का नाम है ब्यूनस आयर्स है। अब ध्यान दीजिएगा, रूस ये यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। इनके अलावा कनाडा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। इनके अलावा पूर्ण रूप से एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है? चीन है। उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो है अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ब्राजील। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। अब जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वो है, अपने याद रखें, वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। अगर 2-3 देशों को याद रखें तो याद रखें, शॉर्ट फॉर्मूला है वेटिमोना। याद रखें, वेटिकन सिटी मोना का है मोनाको, और ना का मतलब है नारू। ये विश्व के 3 सबसे छोटे राष्ट्र है। अब यहां ध्यान दें, जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा जो देश है चीन। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। उसके बाद में भारत, और उसके बाद में अपने तीसरे नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, भारत के राज्यों का क्षेत्रफल। भारत का सबसे बड़ा व छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा व
छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो जिसमें याद रखें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है। याद रखें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है, राजस्थान। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। अब राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किमी और गोवा का जो क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किमी है। अब याद रखें कि अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य कौन से हैं, इनको याद करने का छोटा सा फॉर्मूला है राम महान। राम महान का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। राम महान का जन्म कहां हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, रा का मतलब राजस्थान, रा का मतलब राजस्थान, म का मध्य प्रदेश, महान का महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अब ध्यान दीजिएगा कि राम महान का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। रा का राजस्थान, म का मध्य प्रदेश, महान का महाराष्ट्र और आगे उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश। अब राजस्थान का क्षेत्रफल याद आसानी से कर सकते हैं। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किमी, यानी चौथी बाई गुणचाली वर्गी। चौथी बाई कितना वर्गी है, गुणचाली वर्गी। चौथी बाई कितना वर्गी है, गुणचाली वर्गी, यानी चौथी बाई 39 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का जो अपने क्षेत्रफल है वो है 3,08,245। उसके बाद में महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किमी और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है अपने 2,36,286 वर्ग किमी है। ध्यान रहे, महाराष्ट्र का क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। सबसे बड़ा नंबर 1 राजस्थान, दूसरा सबसे बड़ा मध्य प्रदेश, तीसरा सबसे बड़ा महाराष्ट्र और चौथा सबसे बड़ा कौन सा है, उत्तर प्रदेश। यानी अयोध्या अपने कहां स्थित है, उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, सरयू नदी के किनारे स्थित है, जहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किमी, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,245 वर्ग किमी, महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किमी, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,36,286 वर्ग किमी है। इसी तरीके से भारत के छोटे राज्य कौन कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखें जीएसटी। याद क्या रखें, जीएसटी। जीएसटी यानी जी का मतलब गोवा, जी का मतलब गोवा, एस का मतलब सिक्किम, एस का मतलब सिक्किम, टी का मतलब त्रिपुरा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्य हैं। सबसे पहले गोवा का क्षेत्रफल देखें तो गोवा का जो क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किमी, 3702 वर्ग किलोमीटर। सिक्किम की बात करें तो 7,096 वर्ग किमी और त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा का जो क्षेत्रफल है वो है 10,491 वर्ग किमी है, 10,491। तो ध्यान रहे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा गोवा और 3 छोटे राज्य जीएसटी, जी फॉर गोवा, एस फॉर सिक्किम, टी फॉर त्रिपुरा है।
अब आगे ध्यान दीजिएगा, अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। आगे ध्यान दीजिएगा, अपने भारत की स्थिति के बारे में देखें कि भारत की स्थिति कैसी है, यानी भारत किस गोलार्ध में है और भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, यानी किन अक्षांशों और किन देशांतरों के मध्य अपना भारत स्थित है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति भारत की। अब इससे पहले कि सबसे पहले समझना पड़ेगा ग्लोब को। किसको? ग्लोब, यानी पृथ्वी का छोटा रूप क्या कहलाता है? ग्लोब को कहा जाता है। और इस ग्लोब में अपने देखेंगे भारत की स्थिति। किसकी स्थिति? अपने भारत की स्थिति। अब इसमें देखेंगे अक्षांश कौन से हैं और देशांतर कौन से हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं अक्षांश की। किसकी चर्चा करते हैं? अक्षांश की। अगर अक्षांश की बात करें तो ये ग्लोब है। पृथ्वी का छोटा रूप क्या कहलाता है? ग्लोब कहलाता है। अब पृथ्वी के जो मध्य से होकर एक गुजरने वाली जो रेखा है वह कहलाती है अक्षांश रेखा, जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश। नाम क्या है? 0 डिग्री अक्षांश। इसे अपने भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा, 3 नाम है, ध्यान दीजिएगा। 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है इसको भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा भी कहा जाता है। अब अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण की कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करता है, उसे अक्षांश कहते हैं। एक बात पुनः ध्यान दीजिएगा, भूमध्य रेखा के समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर, भूमध्य रेखा के अपने समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर दोनों ओर, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों ओर, भूमध्य रेखा के समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों की कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करता है, तो उसे क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कुल जो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? वह है 179। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179। अब पूछा जाए कि बिंदुओं सहित अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? बिंदु सहित, बिंदुओं सहित अक्षांश रेखाओं की संख्या वो कितनी है? ध्यान रहे 181। अब ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री करके ऐसे यहां तक अपने कितनी है? 90 डिग्री तक। कितनी है? 90 डिग्री। इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में 1, 2, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री ऐसे करके यहां पर अपने क्या है? 90 डिग्री। कितनी डिग्री है? 90 डिग्री। अब भूमध्य रेखा का जो ये भाग है, ये जो 90 डिग्री है उसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। और ये जो 90 डिग्री है इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और इसका जो 90 डिग्री दक्षिणी भाग है दक्षिण ध्रुव। और ये जो भाग है ये कहलाता है, भूमध्य रेखा का जो ये उत्तरी भाग है ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। यानी ये जो भूमध्य रेखा है इसके जो उत्तर में जो भी
देश आएंगे वो उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आएंगे। और ये जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो क्षेत्र है वह क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। अब प्रश्न पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध में है, तो इसकी चर्चा करेंगे। उससे पूर्व ये जो भूमध्य रेखा है ये सबसे बड़ी रेखा है, यानी अक्षांश रेखाओं में सबसे जो बड़ी रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है अपने कांगो नदी। कौन सी नदी? कांगो नदी। कौन सी नदी है? कांगो, जिसे अपने जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। कांगो नदी या जायरे नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। अब ध्यान दीजिएगा आगे की जो भूमध्य रेखा है यहां पर अपने जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सबसे कम है। गुरुत्वाकर्षण बल भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है और ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक होता है। इनके अलावा 2 अक्षांशों के बीच की जो 2 अक्षांश है इनके जो बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। और ये 2 अक्षांशों के जो बीच का क्षेत्र है वह क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है, या इसे जोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोन। कटिबंध या फिर क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। अब दूसरी तरफ ध्यान दीजिएगा, देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? देशांतर। देशांतर रेखा। देशांतर रेखाओं की बात करें, कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? याद रखें 360। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। ये अपने हैं भूमध्य रेखा, और ये जो खींची जाने वाली रेखा ये प्रधान रेखा, ये कौन सी रेखा है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव मिलाने वाली जो रेखा है ये क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। या यूं कहें कि भूमध्य रेखा के लंबवत, भूमध्य रेखा के लंबवत खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा जो पूर्व व पश्चिम की कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करता है तो उसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। एक बार पुनः सुनिएगा कि अपने भूमध्य रेखा के लंबवत, भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा, खींची गई काल्पनिक रेखा जो पूर्व व पश्चिम की कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। अब जो ये जो देशांतर रेखा है, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। यहां जो ये रेखा है इसको 0 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर, या इससे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच, या इसे अपने ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, या इसे ग्रीनविच या प्रधान मानक रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच या प्रधान मानक रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर, या इसे क्या बोलते हैं? ग्रीनविच कहा जाता है। अब इस जो ये देशांतर रेखा है, ये जो देशांतर रेखा है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाती है। इसका जो ये पूर्वी भाग है, इसका जो ये पूर्वी भाग है ये क्या कहलाता है? पूर्वी गोलार्ध। क्या कहलाता है? पूर्वी गोलार्ध। क्या कहलाता है? पूर्वी गोलार्ध। और इसका जो पश्चिमी भाग है ये क्या कहलाता है? पश्चिमी गोलार्ध। यानी यूं कह सकते हैं
कि इस रेखा के पूर्व में जो भी देश आएंगे तो वो पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आएंगे, और इस रेखा के पश्चिम में जो भी देश आएंगे वो पश्चिमी गोलार्ध के अंतर्गत आएंगे। अब ये जो दो देशांतर है, ये जो दो देशांतर है, इन दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का? दो देशांतरों के मध्य जो है कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। कितने मिनट का? 4 मिनट का अंतर होता है। एक रेखा है जिसका नाम है 180 डिग्री देशांतर रेखा, इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है जिसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह बेरिंग जल संधि और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अब किसी भी देश का समय का जो निर्धारण किया जाता है वो देशांतर रेखाओं के माध्यम से किया जाता है। समय का निर्धारण वो किस रेखाओं के आधार पर किया जाता है? देशांतर रेखाओं के आधार पर किया जाता है। अब ध्यान दें कि अपने इन रेखाओं से भारत का क्या संबंध है। भारत के दृष्टिकोण में देखा जाए कि भारत किस अक्षांशीय स्थिति में स्थित है, यानी जो ये अपने ग्लोब था, ये अपने ग्लोब पृथ्वी पर, और ये अपने भूमध्य रेखा थी, और यहां एक और रेखा है जिसका नाम है करक रेखा। कौन सी रेखा? करक रेखा। कौन सी रेखा? करक रेखा। अब करक रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। करक रेखा भारत के अपने मध्य से होकर गुजरती है। तो भारत किस अक्षांशीय स्थिति में है? तो याद रखें उत्तरी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। अब देशांतरीय स्थिति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये 0 डिग्री देशांतर। कौन सी? 0 डिग्री देशांतर। अब इस 0 डिग्री देशांतर के पूर्व दिशा में स्थित है। भारत किस दिशा में स्थित है? पूर्व दिशा में। तो देशांतरीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत किस गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ध्यान रहे, अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतरीय दृष्टिकोण से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब ध्यान दें, संयुक्त रूप में कह सकते हैं कि भारत किस गोलार्ध में है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर पर्टिकुलर पूछा जाए कि भारत किस अक्षांशीय गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध, या भारत किस देशांतरीय गोलार्ध में है तो आएगा पूर्वी गोलार्ध। लेकिन अधिकांश प्रश्न इसी टाइप से पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब भारत किस महाद्वीप में स्थित है? अगर पूछा जाए कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? 7। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। चाहे आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो, चाहे आप जनसंख्या की दृष्टि से देखें, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। तो भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है, या एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। एशिया महाद्वीप के किस दिशा में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण दिशा में स्थित है। तो ध्यान रहे, महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और अपना जो भारत है किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। आगे ध्यान दीजिएगा, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना है? अब ये जो अपना भारत है, ये अपना जो भारत है, भारत भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है? 876 किलोमीटर दूर है।
जैसे ये भूमध्य रेखा है, कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा है। अब भूमध्य रेखा से जैसे ये 0 डिग्री है, कौन सी डिग्री? 0। 0 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 डिग्री ऐसे। अब भारत का जो अक्षांशीय विस्तार वो है अपने 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से यहां है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या आएगा? उत्तरी अक्षांश। क्या आएगा? उत्तरी अक्षांश। ध्यान दीजिएगा, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या लिखें? उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित, उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। अब ध्यान दीजिएगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा बिंदु। अब पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा बिंदु। अब संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए कि भारत का द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार कितना है, या भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो यहां 6 डिग्री 4 5 मिनट से लेकर 6 डिग्री 4 5 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। ध्यान दीजिएगा, भारत का संपूर्ण या द्वीपों सहित, भारत का संपूर्ण या द्वीपों सहित अगर पूछा जाए कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का संपूर्ण या द्वीपों सहित जो अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए, संपूर्ण जो अपने अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 5 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ का मतलब उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। मुख्य भूमि से भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। यह याद रखें, मुख्य भूमि। मुख्य भूमि से भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। और संपूर्ण या द्वीप सहित भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 5 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब ध्यान दीजिएगा, भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक, भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो अपने लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पूछा जा सकता है एग्जाम में, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? वो है अपने इंदिरा कौल। कौन सा है? इंदिरा कौल। भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल जो अपने वर्तमान में किस क्षेत्र में पड़ता है, तो याद रखिएगा वह एक केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख। पहले हम पढ़ते थे जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया है, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अब वो इंदिरा कौल है, वो किस क्षेत्र में पड़ता है? लद्दाख। भारत का मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ, भारत का मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ जो अपने दक्षिणतम बिंदु है वो है अपने कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी, या कुमारी अंतरीप भी कहते हैं। और भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है वह कौन सा है? तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। भारत का सबसे दक्षिण अपने मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, या कैप कैमोरिन भी कहा जाता है। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब भारत का सबसे
दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ध्यान रहे, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु है। कौन सा है? इंदिरा बिंदु। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा बिंदु। और इसे पिग्मेलियन पॉइंट, इसे क्या कहा जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन, या इसे पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। ध्यान रहे, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट कहते हैं। 6 डिग्री 4-5 मिनट पर स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इनके अलावा 2004 में आई सुनामी के बाद ये जलमग्न हो गया है। अगर पूछा जाए भारत का दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो भारत की देखिएगा लंबाई, भारत की लंबाई कितनी है? भारत की लंबाई अपने याद रखें 3214 किलोमीटर। भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल कहां स्थित है? लद्दाख में। उसके बाद में भारत का मुख्य भूमि से जुड़ा, मुख्य भूमि से जुड़ा दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि से जुड़ा दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहां स्थित है? तमिलनाडु में। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? याद रखें इंदिरा बिंदु, इंदिरा बिंदु या पिग्मेलियन पॉइंट या इसे पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। तो एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। संपूर्ण या द्वीपीय सहित भारत का अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4-5 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अपने इंदिरा बिंदु है, जो अपने ग्रेट निकोबार में स्थित है। और मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ जो दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है? कन्याकुमारी, जो अपने कहां स्थित है? तमिलनाडु में। अब ध्यान दीजिएगा, भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का अपने देशांतरीय विस्तार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देशांतरीय दृष्टिकोण से भारत का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो ध्यान दीजिएगा भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार।
अब देशांतरी विस्तार के दृष्टिकोण से देखा जाए, यहां सबसे पहले ध्यान दें 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या याद रखें? पूर्वी देशांतर। भारत का देशांतरीय जो विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे जो अपने पूर्वी बिंदु है वो है किबिथु। सबसे जो पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु। और भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे जो पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। पूर्वी जो बिंदु अपने कौन सा है? किबिथु है, जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों पर स्थित है। उसके बाद में सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो है अपने गुहार मोती या गौर मोते। गुहार मोती जो अपने कहां स्थित है? गुजरात में। गुजरात में ही अगर बात करें सरक्रिक, भारत और पाकिस्तान के बीच के विवाद का भी कारण भी क्या है? सरक्रिक है। तो सबसे जो पश्चिमी बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। यानी भारत का जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। याद रखें, क्या याद रखें? पूर्वी देशांतर तर के मध्य स्थित है अपना भारत। अब पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत की जो अपने चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर, और अपने उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई थी वो अपने थी 3214 किलोमीटर। अगर पूछा जाए उत्तर और दक्षिण, अगर पूछा जाए अपने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के बीच लंबाई व चौड़ाई में अंतर कितना है, तो याद रखें 281 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण लंबाई व चौड़ाई में अंतर कितना है? 281 किलोमीटर है। अब एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा, देशांतरी विस्तार की बात करें तो भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु और सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, गुजरात में स्थित है, और ये किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब एक और बात ध्यान रखें कि भारत में सबसे पहले सूर्य उदय कहां होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है, और सबसे अंत में सूर्य उदय कहां होता है? गुजरात में होता है। और जहां सबसे पहले सूर्य उदय होगा तो वहां पर अस्त भी सबसे पहले कहां होगा? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे अंत में जो सूर्य अस्त कहां होगा? गुजरात में। ध्यान रहे, सबसे पहले सूर्य उदय कहां? उदय और अस्त होता है अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे जो अंत में सूर्य उदय और अस्त होता है वो कहां होता है? गुजरात में। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आपने करक और भारत की जो समय प्रमाणित रेखा है उसका जिक्र करेंगे। करक रेखा इसे अपने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, करक रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। करक रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। करक रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, या यूं प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? यानी भारत को
दो भागों में बांटने वाली रेखा, भारत को दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा। जो राजस्थान अपने गुजरात के बाद में राजस्थान का जो दक्षिणी भाग, उसके बाद में मध्य प्रदेश के बाद में अपने छत्तीसगढ़ के बाद में अपने झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा के बाद में मिजोरम, यहां से होकर अपने रेखा गुजरती है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य? 8 राज्यों से होकर गुजरती। वह राज्य कौन से? सबसे पहले नंबर 1 गुजरात, उसके बाद में 2 नंबर पे अपने राजस्थान, 3 नंबर पे आपके मध्य प्रदेश, यानी सबसे अधिक जो लंबाई है कर्क रेखा की वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद में 4 नंबर पे छत्तीसगढ़, 5 पे झारखंड, 6 पे पश्चिम बंगाल और 7वां राज्य त्रिपुरा, 8वां राज्य है मिजोरम। अब ध्यान दीजिएगा, इन 8 राज्यों को याद करने का एक आसान सा तरीका है। याद रखें गुरा मच झाप त्रिमी। क्या याद रखें? गुरा मच झाप त्रिमी। क्या याद रखें? गुरा मच झाप त्रिमी। यानी ये 8 शब्द हैं, अपने 8 राज्य आ जाएंगे। यानी कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो वह 8 राज्य याद करने का शॉर्ट फॉर्मूला है गुरा मच झाप त्रिमी। क्या याद रखें? गुरा मच झाप त्रिमी। गु का मतलब है अपने गुजरात। क्या याद रखें? गुजरात। क्या याद रखें? गुजरात। रा का मतलब राजस्थान, मा का मतलब मध्य प्रदेश, छ का मतलब है छत्तीसगढ़, झ का मतलब है अपने झारखंड, प का मतलब है पश्चिम बंगाल, त्रि का मतलब है त्रिपुरा, मी का मतलब है मिजोरम। ध्यान रहे, याद रखना है गुरा मच झाप त्रिमी। गु का मतलब गुजरात, रा का राजस्थान, म का मध्य प्रदेश, छ का छत्तीसगढ़, उसके बाद में झ का झारखंड, प का पश्चिम बंगाल, त्र का त्रिपुरा, मी का मिजोरम। ये 8 राज्य, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, अपने कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित राजधानी, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित राजधानी वह है रांची।
क्या याद रखें? रांची। रांची किस राज्य की राजधानी है? झारखंड। ध्यान रहे, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित राजधानी है रांची। एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा जिसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं, यह भारत के मध्य से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुरा मच्छ झाप त्रिमी, गो का मतलब गुजरात, रा का राजस्थान, म का मध्य प्रदेश, छ का छत्तीसगढ़, झ का झारखंड, प का पश्चिम बंगाल, त्रि का त्रिपुरा, मी का मिजोरम। उसके बाद में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित राजधानी है रांची। अब कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है उन राज्यों की राजधानियों की बात करें तो जयपुर सबसे दूर स्थित है। जयपुर सबसे दूर स्थित है। अब नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक जो लंबाई है कर्क रेखा की वो अपने किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम जो कर्क रेखा की जो लंबाई है वो अपने कहां है? त्रिपुरा में। कहां स्थित है? त्रिपुरा में सबसे कम क्षेत्र से होकर गुजरती है और सबसे अधिक है अपने याद रखें मध्य प्रदेश। आगे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या याद रखें? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ध्यान रहे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो अपने उत्तर प्रदेश, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। ध्यान रहे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो आपने याद रखें इलाहाबाद या प्रयागराज। इलाहाबाद का जो परिवर्तित वर्तमान में नाम है प्रयागराज। प्रयागराज के नैनी या यूं कहें मिर्जापुर, प्रयागराज के नैनी या मिर्जापुर से होती भी आगे ये अपने मध्य प्रदेश, यूपी के बाद में एमपी यानी मध्य प्रदेश, फिर ये रेखा छत्तीसगढ़, उसके बाद में ओडिशा, ओडिशा के बाद में आंध्र प्रदेश। ध्यान रहे, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी मानक रेखा भारत के कितने? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य? 5 राज्यों से होकर, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो राज्य कौन से हैं? नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 ओडिशा, और नंबर 5 आंध्र प्रदेश। अब ध्यान दीजिएगा, 2 रेखा, एक अपने कर्क रेखा, कर्क, और दूसरी 82.5 डिग्री रेखा, कर्क व 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा व कर्क रेखा भारत के किस राज्य में मिलती है? कर्क रेखा व 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर
रेखा छत्तीसगढ़ राज्य में मिलती है। भारत के किस राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में मिलती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि करक व 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो किस राज्य में मिलती है? तो याद रखें अपने करक व 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा छत्तीसगढ़ राज्य में आपस में मिलती है। एक और बात ध्यान रखें कि अपने जो एक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहां से करक रेखा भी गुजरती है और अपने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भी गुजरती है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, भारत का समय ग्रीनविच या 0 डिग्री देशांतर से 0 डिग्री देशांतर से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का जो समय है ग्रीनविच या 0 डिग्री देशांतर से कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कितने घंटे का अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। एक बार पुनः ध्यान दीजिए, भारत की मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो अपने प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। प्रयागराज का प्राचीन नाम इलाहाबाद था। अब ये जो रेखा है 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा और आंध्र प्रदेश। करक रेखा व 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है छत्तीसगढ़ राज्य में मिलती है। ग्रीनविच या 0 डिग्री देशांतर से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। आगे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट अब हम अगला अपना टॉपिक है भारत की सीमा। भारत की जो सीमा है 2 तरीके से लगती है। भारत की सीमा 2 तरीके से, एक ये जो यहां से लेकर पूर्वोत्तर भारत के राज्य, ये है अपने स्थलीय सीमा, और उसके बाद में तो ये जो भाग है आगे नीचे वाला ये अपने क्या है? जलीय सीमा। यानी जो यहां से लेकर यहां तक जो भी राज्य आएंगे वो स्थलीय सीमा पर, और ये जो यहां पर स्थित है ये है जलीय सीमा पर। इस साइड में अपने बंगाल की खाड़ी, कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी, और इस साइड में अपने हैं अरब सागर, और नीचे भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर। अब ध्यान दीजिएगा, भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,106 किलोमीटर, या यूं कह सकते हैं 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। अब जलीय सीमा को 2 भागों में बांटा गया है। जलीय सीमा को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक अपने हैं तटीय सीमा, और दूसरी है अपने द्वीपीय सीमा, तटीय और द्वीपीय सीमा। अब ध्यान दीजिएगा, तटीय सीमा की बात करें तो भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। और जो द्वीपीय सीमा है वो कितनी है? लगभग 1416.6 किलोमीटर। अब अगर पूछा जाए
भारत की संपूर्ण तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत की संपूर्ण तटीय रेखा की लंबाई, भारत की संपूर्ण तटीय रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। याद रहे कि जलीय सीमा को दो भागों में बांटा गया, एक तटीय सीमा और एक है द्वीपीय सीमा, क्योंकि भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कुछ क्या है? द्वीप है, यानी द्वीपों की जो तटीय सीमा है वो है 1416.6 किलोमीटर, और भारत की जो मुख्य भूमि से जो मिली हुई जो तटीय सीमा है इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। ध्यान रहे भारत की तटीय सीमा पर कितने राज्य हैं? 9 राज्य। कितने राज्य हैं? 9 राज्य, यानी 9 राज्यों की जो सीमा तट से स्पर्श करती है। और भारत के जो कितने द्वीप हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश, 4 केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान दें इधर कि भारत के 9 राज्य, भारत के 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश, 4 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी सीमा तट से लगती है। 4 राज्य, 4 केंद्र शासित और 9 राज्य, 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमा तट से स्पर्श करती। एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा, भारत की जो सीमा है इसको 2 भागों में बांटा गया, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। स्थलीय सीमा की लंबाई 15106 किलोमीटर है। अब भारत की जो स्थलीय सीमा पर कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? स्थलीय सीमा पर भारत के 16 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 16 राज्य हैं। और अपने कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कुल अगर पूछा जाए तो कुल संख्या कितनी है? 18। यानी भारत की स्थलीय सीमा पर 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें से ध्यान दें, गुजरात और पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से भी लग रही है और स्थल से भी लग रही है। उसके बाद में जलीय सीमा को 2 भागों में बांटा गया, एक मुख्य जो तटीय सीमा, दूसरी है द्वीपीय सीमा। तटीय सीमा 6100 किलोमीटर और द्वीपीय सीमा है 1416.6 किलोमीटर। भारत की संपूर्ण तटीय सीमा या अपने भारत की अपने द्वीपों सहित संपूर्ण तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। भारत की तटीय सीमा पर 9 राज्य व अपने 4 केंद्र शासित प्रदेश है। अब वो कौन कौन से हैं आगे ध्यान दीजिएगा। भारत के 9 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। अब ध्यान दीजिएगा, तटीय सीमा पर स्थित भारत की तटीय सीमा पर स्थित राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। अब सबसे पहले भारत की तटीय सीमा पर स्थित जो प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? भारत का जो ये दक्षिणी भाग, अब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 गुजरात। यहां अपना एक कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात के बाद में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। गोवा के बाद में अपने राज्य है कर्नाटक।
कर्नाटक के बाद में राज्य है केरल। कर्नाटक के बाद में कौन सा राज्य है? केरल। उसके बाद में तमिलनाडु, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, फिर ओडिशा, फिर अपने पश्चिम बंगाल। कितने राज्य हो गए? 9। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 कर्नाटक, नंबर 5 केरल, 6 नंबर तमिलनाडु, 7 नंबर आंध्र प्रदेश, 8 नंबर ओडिशा और 9 नंबर पश्चिम बंगाल। यानी भारत की तटीय सीमा पर स्थित जो राज्यों की संख्या है वो कितनी है? 9। तटीय सीमा पर स्थित भारत के राज्य कितने हैं? 9। अब कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा तट से लगती है? तो ध्यान दीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो एक अपने आता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, द्वीप समूह। उसके बाद में पुदुचेरी, उसके बाद में लक्षद्वीप, उसके बाद में दमन व दीव। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए? दमन द्वीप 1, लक्षद्वीप 2, पुदुचेरी 3, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 4। तो केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी संख्या है? 4। यानी भारत के तटीय राज्य कितने हैं? 9। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 4। अब ध्यान दीजिएगा, भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक लगती है? तो सर्वाधिक जो सीमा किसकी लगती है? गुजरात की लगती है, तकरीबन 1215 किलोमीटर, 1214.7 यानी 1215 किलोमीटर लगती है सर्वाधिक। उसके बाद में दूसरी सर्वाधिक सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है 973 किलोमीटर आंध्र प्रदेश। और अगर तीसरी पूछी जाए तो है वो तमिलनाडु, 906 किलोमीटर है। यानी कई बार रेलवे में प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्न में से भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक लगती है? तो ऑप्शन में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। गुजरात ऑप्शन में दिया ही नहीं गया था, तो इसमें अपने आंसर क्या आएगा? दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा तट की सीमा से स्पर्श करने सबसे लंबी, दूसरी सबसे लंबी तट सीमा लगती है वो किसकी लगती है? आंध्र प्रदेश की लगती है, 973 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे आता है अपने तमिलनाडु। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे जो कम सीमा लगती है वो किसकी लगती है? गोवा की। सबसे कम सीमा तट की लगती है तो वह राज्य कौन सा है? गोवा। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा कि अगर द्वीपीय स्थिति में पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा है, भारत की निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी तट रेखा है, गुजरात दे दे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दे दे, आंध्र प्रदेश दे दे, लक्षद्वीप दे दे, तो इस स्थिति में कि सबसे लंबी जो तट रेखा न राज्य पूछा है न केंद्र अपने केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, इस स्थिति में आएगा 1962। कितनी है? 1962 किलोमीटर तट लगती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ध्यान रहे, प्रश्न किस प्रकार पूछा जाए कि अपने निम्न में से किसकी तट रेखा सर्वाधिक लगती है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। इस स्थिति में आपका आंसर क्या जाएगा? अंडमान निकोबार
द्वीप समूह की सीमा सर्वाधिक लगती है 1962। अगर राज्य पूछा जाए किस राज्य की तट सीमा सर्वाधिक लगती है तो अपने क्या आएगा, गुजरात आएगा। तो अपने क्या आएगा, गुजरात आएगा। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की राजधानी का नाम क्या है, दिल्ली। भारत की भौगोलिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो किस गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की ज्यामितीय आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय या स्ट्रेबोने कैसी बताई थी, पतंग के समान। किसके समान, पतंग के समान। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। और अगर संपूर्ण या द्वीपीय सहित पूछा जाए तो 6 डिग्री 4-5 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। प्रयागराज या प्राचीन नाम इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर या अपने नैनीताल वो अपने उत्तराखंड में है, ये केवल नैनी है का समय है जो ग्रीनविच समय से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। भौगोलिक विस्तार भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 3214, चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर है। भारत की जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है, यानी संपूर्ण जलीय सीमा कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जनसंख्या में भारत का दूसरा स्थान है। जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है, 17.64%। भारत का लिंगानुपात 943, शिशु लिंगानुपात 918, जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कुल साक्षरता 74.04, पुरुष साक्षरता 82.14, महिला साक्षरता 65.4। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, लास्ट में मिजोरम। अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है, 18। 16 राज्य और अपने 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है, बरगद। राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा गाया गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी भारत की राजकीय भाषा है। ध्यान दीजिएगा, भारत की कोई भी भाषा राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी है जो राजकीय भाषा है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी है। राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी, राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। तिरंगे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, 3:2। राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा। राष्ट्रीय जो जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन है। तो ध्यान रहे, ये भारत के जो अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार, इनके अलावा तटीय क्षेत्र, इनके बारे में अध्ययन किया और उसके बाद में लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है इनका अध्ययन किया। आगे की क्लास नेक्स्ट डे।